नमस्कार, क्रिशिंग आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, बेटी ने बूढ़ी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर अचानक से माँ की करोड़ों की एफडी को देखकर होश उड़ गए। मोहिनी जी की बेटी अर्चना उनके कमरे में आकर बोली, माँ, यह हलवा सोनू को खिला दो और खबरदार जो खुद खाया तो। अरे बेटा, हलवा बनाया है क्या? मोहिनी जी ने कहा। बेटा थोड़ा मुझे भी दे दे। वाह रे बुढ़िया, इतने सालों से हमारी कमाई खाकर चैन नहीं मिल रहा जो अब हलवा भी खाना है। बेटा ऐसा मत कहो, इतने सालों से इस घर में काम भी तो किया है, उसके बदले तो रोटी ही तो खिलाई है तूने। कोई बात नहीं, हलवा मत देना, बस उसका बर्तन ही दे देना, मैं चाट लूँगी, उसी में ही संतुष्ट हो जाऊँगी। मोहिनी जी ने कहा तो अर्चना बोली, हलवे का बर्तन तुझे चाटने को दूँ? बड़ी आई हलवा खाने वाली, जो मिल रहा है उतने में ही संतुष्टि कर ले, वरना। अर्चना के इतना कहते ही मोहिनी जी बोल पड़ी, नहीं नहीं बेटी, नहीं चाहिए मुझे हलवा, ला मैं सोनू को हलवा खिला देती हूँ। यह कहकर मोहिनी जी ने हलवे की कटोरी अर्चना के हाथों से ली और सोनू को खिलाने लगीं। जब मोहिनी जी सोनू को हलवा खिला रही थीं तो सोनू उछल कूद कर रहा था। बेचारी बूढ़ी औरत कब तक उसे संभालती। सोनू को जैसे ही हलवा खिलाने की कोशिश करती वह भाग जाता। ऐसा करते करते सोनू का हाथ हलवे की कटोरी में लग जाता है और पूरा हलवा ज़मीन पर गिर जाता है। हलवे के गिरते ही अर्चना दौड़कर बाहर आई और ज़मीन पर हलवा गिरा देखकर न आओ देखती है न ताओ। गुस्से में मोहिनी जी को चिल्लाना शुरू कर देती है और गुस्से में उनके बाल काट देती है। बेटी, मेरी गलती नहीं है, सोनू का हाथ लगकर हलवा गिर गया। बेटा मुझे माफ़ कर दो। मोहिनी जी अर्चना के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रही थीं, तुझे हलवा खाने को नहीं दिया तो तूने हलवा ही गिरा दिया। सोचा होगा कि जब मुझे खाने को नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं खाने दूंगी और मुझसे बहाना बनाकर बच जाएगी। यह सोचा था ना, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं दूंगी, तब तेरी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। रात हो गई लेकिन मोहिनी जी की बेटी ने उन्हें खाना नहीं दिया। बेचारी मोहिनी जी की आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक अपने ऊपर पानी गिरने से नींद खुल गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अर्चना उनके ऊपर पानी गिरा रही है। मोहिनी जी उठने की कोशिश करती हैं पर कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाती हैं। अर्चना के डर की वजह से वह लेट भी नहीं पा रही थी। इतना भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, अब जल्दी से बर्तन साफ करके नाश्ता बना, और हाँ, पहले खुद ही खाने नहीं बैठ जाना, अर्चना ने कहा और फिर वहाँ से चली गई। मोहिनी जी किसी तरह उठती हैं पर वह किसी भी हालत में खड़ी नहीं हो पा रही थीं। उन्हें अपने पैरों में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। हजार कोशिशों के बाद भी जब वह उठने में नाकाम रहीं तो उन्होंने अर्चना को आवाज़ लगाई। अर्चना मोहिनी जी की आवाज़ से तमतमाती हुई आई और कहा, क्या हुआ? बेटी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे पैरों में जैसे कोई जान ही नहीं है। मोहिनी जी ने कहा तो अर्चना कहती है, सब जानती हूँ, यह सब तेरे काम न करने के बहाने हैं। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब भैया के पास से तुम्हें लाने का सोचा था। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी सारी संपत्ति के साथ आओगी, पर वह सब तुमसे पहले ही भैया ले चुके हैं और भेज दिया इस बूढ़ी गाय को मेरे पास। बेटा, तेरी भाभी भी मुझे भूखों मारती थी। सोचा था तेरे पास कम से कम यह दर्द तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तू तो मेरी बेटी है तो मेरा दर्द ज़रूर समझेगी, पर अब समझ आ गया है, बूढ़ी गाय की
कोई कदर नहीं होती। बस जब तक वह दूध देती है और काम करती है, लोग तब तक उसकी परवाह करते हैं, वरना किसी तरह उसे बस भूखे ही रखते हैं। मोहिनी जी ने कहा, सुनो माँ, अपना सामान बांध लो, तुम्हें अभी चलना है मेरे साथ। अर्चना के यह कहते ही मोहिनी जी बोली, कहाँ चलना है बेटा? भैया के पास छोड़ने जा रही हूँ वापस। अब भैया रखें आपको अपने साथ, उनका तो पिंड छूट गया आपसे, अब मेरा पिंड छूटे तो शांति मिले। मोहिनी जी ने कहा, पर बेटा मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, ऐसी हालत में तू मुझे क्यों ले जा रही है? अर्चना ने कहा, इसीलिए तो तुम्हें ले जा रहे हैं। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब मेरे किसी काम की नहीं हो और मुफ्त में तो मैं तुम्हें पालूंगी नहीं, इसलिए कुछ और तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। और वह कहीं निकल गई। थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो साथ में एक व्हील चेयर लेकर आई और कहा, चलो माँ बैठ जाओ इस पर। मोहिनी जी ने कहा, बेटा मेरी कमर में काफ़ी दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे पैरों में भी अचानक से कुछ हो गया है। हाँ, तुम्हारे सारे दर्द का इलाज ही लेकर आई हूँ, पहले इस पर बैठो। उसके बाद अर्चना मोहिनी जी को लेकर एक जगह पहुँचती है और उन्हें वहीं छोड़ आती है। सुनो ना, चुपचाप यहीं बैठे रहना जब तक कोई आकर तुम्हें ले ना जाए, और कोई भी कुछ पूछे तो खबरदार जो मेरा नाम और मेरा पता बताया, कहना तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तभी तुम्हें छत और रोटी नसीब होगी, वरना मेरे यहाँ आकर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी आप? मोहिनी जी अर्चना की बातों से सिर्फ रोए जा रही थीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बेटी उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़कर जा रही है। एक बेटा है जिसने तो कब का पीछा छुड़ा लिया, और बेटी भी उनसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। मोहिनी जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी और उनके पति की वो दूसरी बीवी थी, क्योंकि पहली पत्नी अर्चना को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। मोहिनी जी की शादी करके ससुराल पहुंची तो दोनों बच्चों को गले से लगा लिया था, पर सौतेली माँ कितना भी कुछ कर ले, लेकिन रहती सौतेली ही है। यही बात मोहिनी जी की ननद ने शिखर और अर्चना के दिमाग में बैठा दी थी, जिस कारण वह मोहिनी जी से नफरत करने लगे थे। मोहिनी जी के पति चाहकर भी बच्चों को समझा नहीं पाए थे और बहुत उदास और बीमार रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मोहिनी जी ने दोनों बच्चों को मजदूरी करके शादी करवाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी अर्चना और शिखर के दिल में जरा सा भी मोहिनी जी के लिए प्यार नहीं जागा, और दौलत के लालच में एक दिन अर्चना मोहिनी जी को अपने पास ले आई थी, मगर उसे क्या पता था कि उसकी यह दशा हो जाएगी। मोहिनी जी सोचती हैं, क्या हैं मेरे बच्चे जिनके लिए पूरी दुनिया से अकेले लड़ी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, पर फिर भी इनका चेहरा देखकर खुद को मजबूत बनाकर अकेली हर परिस्थितियों का सामना किया, और आज उसी का यह इनाम मिला। मोहिनी जी के आंसू अर्चना के कठोर दिल को पिघला तो नहीं पाए और वह चली गईं। कई घंटे इसी तरह बैठी रहने के बाद एक लंगड़ा व्यक्ति वहां आया। उसने मोहिनी जी से वहां बैठे रहने का कारण पूछा। मोहिनी जी किसी को तो सब कुछ बताकर अपना जी हल्का करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उस लंगड़े व्यक्ति को बता दी। चिंता मत करो, तुम उस घर में जाओ, वहाँ एक वृद्ध आश्रम है, वे लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, पर वहाँ तुम्हें चलकर जाना होगा, यह व्हीलचेयर वहाँ नहीं घुसेगी। पर मेरी कमर तो टूटी हुई है, शायद मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, तो चलकर कैसे जाऊँगी?
मोहिनी जी ने कहा, तुम मेरी बैसाखी लेकर जाओ, तब तक मैं इस चेयर पर बैठता हूँ और जब तुम्हारी बात अंदर बन जाए तो आकर मेरी बैसाखी देकर अपनी चेयर ले जाना। उन्होंने उस व्यक्ति की बात मान ली और जब वह उस घर के अंदर गई तो पता चला वह कोई वृद्ध आश्रम नहीं, और जब वह लड़खड़ाते हुए फिर वापस बाहर आई तो उसने देखा वह लंगड़ा उसके एकमात्र सहारे व्हीलचेयर को लेकर जा चुका है। मोहिनी जी को समझते देर नहीं लगी कि वह लंगड़ा उस व्हीलचेयर को लेने के लिए चाल चल गया। मोहिनी जी पहले से ही दुखी थीं, ऊपर से यह सब, अपनी कमर दर्द और बेजान पैरों को लेकर वह कहीं जाती भी तो कैसे। उस लंगड़े के दिए हुए बैसाखी के सहारे वह किसी तरह सामने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। वह वहाँ से गुजरने वाले हर एक राहगीर के पांव पकड़कर उनसे मदद मांगने लगीं। वह दर्द के मारे छटपटा रही थीं और वहाँ से गुजरने वाले से अस्पताल में छोड़ देने को कह रही थीं, पर कोई उनकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। लगभग इसी तरह कई घंटे बीत गए। तपती गर्मी, ऊपर से कमर का दर्द, यह सब मोहिनी जी फिर भी लोगों के आगे गिड़गिड़ाना बंद नहीं कर रही थीं। बेटा, मेरी मदद कर दो, किसी सरकारी अस्पताल तक मुझे छोड़ दो, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के वहाँ आए। सभी एक कार से उतरकर कार के ऊपर एक केक रखकर उसमें से एक का जन्मदिन मनाने लगे। मोहिनी जी उनके पास भी घसीटती हुई पहुंची, जिस पर एक लड़का कहता है, रुको दादी, केक आपको ही देंगे, हम सुबह से केक खाकर थक गए हैं। नहीं बेटा, मुझे यह केक नहीं चाहिए, मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरी कमर टूटी हुई है और इसका दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे एक सरकारी अस्पताल में छोड़ दो। मोहिनी जी ने कहा, पर दादी, आप ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं? उनमें से एक लड़के आदित्य ने पूछा, जिसका जन्मदिन भी था। पहली बार उस लंगड़े को अपनी कहानी बताकर पछताई थी, इसलिए अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, यहीं सड़क पर एक गाड़ी ने टक्कर मार दी मुझे, अस्पताल छोड़ दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ दादी, ज़रूर ले चलूँगा, आप बैठो गाड़ी में। यह कहकर आदित्य और उसके दोस्त मोहिनी जी को एक क्लिनिक ले जाते हैं। बेटा, यह तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है, मैंने तो सरकारी में कहा था, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहिनी जी ने कहा, दादी, आप अंदर चलिए और पैसों की चिंता मत कीजिए, आपका दर्द कम कर सकूं तो समझूंगा आज मेरा जन्मदिन मनाना सफल हो गया। उसके बाद सभी अंदर आए और डॉक्टर ने आदित्य से कहा, लगता है इनको किसी ने मारा है, जिसकी वजह से उनकी न सिर्फ कमर टूटी है बल्कि पैरों की नसों को भी नुकसान पहुंचा है। उनके काफ़ी सारे टेस्ट करवाने के पड़ेंगे, फिर जाकर इलाज कर पाएंगे। आपको जो सही लगे वह कीजिए डॉक्टर साहब, बस इनका दर्द कम होना चाहिए, आदित्य ने कहा, जो मोहिनी जी भी सुन लेती हैं और आदित्य से कहती हैं, बेटा, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया, पर इस अस्पताल का खर्चा काफ़ी हो जाएगा और तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो यहाँ यह लोग बिना पैसे के मुझे छोड़ेंगे भी नहीं, जो कि मेरे पास नहीं है। तो बेटा, तुम सिर्फ डॉक्टर से बोल दो कि मुझे दर्द की कुछ गोलियां दे दें, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। दादी, मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं भागूंगा। आदित्य ने कहा, मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने माता पिता को यूँ छोड़ दें। बड़े खुशकिस्मत हैं वह माता पिता जिसने तुझ जैसे बच्चे को जन्म दिया, वरना मेरी जैसी औलाद। यह कहकर
मोहिनी जी फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। करीब 15 दिन बाद मोहिनी जी का इलाज करवाकर आदित्य उनको अपने घर ले गया। वह घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उस घर के आगे मोहिनी जी के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। यह देखकर मोहिनी जी चौंक जाती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं कि शायद उसकी माताजी का नाम होगा। रात में आदित्य ने पूछा, दादी आपका यह हाल कैसे हुआ? मतलब आपके परिवार में कौन कौन है? क्या बताऊं बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे ने पहले ही मुझसे नाता तोड़ लिया क्योंकि मैं उसे बूढ़ी गाय लगने लगी थी। बेटी साथ ले गई तो उसने भी मेरा वह हाल किया कि ना तो जी रही हूँ और ना ही मर रही हूँ। इसके बाद मोहिनी जी ने अपनी पूरी कहानी सड़क से शहर छोड़ने तक की आदित्य को बता दी। बेटा अब तो बस अपने मरने का इंतज़ार है ताकि इन सब दुखों से मुक्त हो जाऊं। मोहिनी जी ने कहा। तो आदित्य ने कहा, ऐसे कैसे मरेंगी दादी? आप अपने गुनहगारों से बदला नहीं लेंगी? अब अपने बच्चों से एक माँ बदला कैसे लेगी बेटा? मोहिनी जी ने कहा। तो आदित्य ने कहा, दादी आपके बच्चों ने न सिर्फ आपके ऊपर अत्याचार किया बल्कि आपके जीवित रहते हुए भी आपका श्राद्ध कर डाला और तो और आपके मरने की खुशियाँ भी मना ली। ऐसे बच्चों को सबक सिखाना तो बनता है ना। आदित्य की इस बात से मोहिनी जी चौंक जाती हैं और इससे पहले वह कुछ बोलती आदित्य कहता है, दादी मैं पिंटू हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचानती भी कैसे, जब मैं छोटा था तभी बुआ आपको पापा के पास से ले गई और उसके बाद मैं बाहर चला गया। मैंने कई बार पापा से आपसे मिलवाने की बात कही पर पापा ने हर बार टाल दिया। जब मेरी नौकरी लगी और मैं घर आया तो देखा पापा बुआ के साथ मिलकर आपके श्राद्ध कर रहे हैं। पर उस दिन आपको उस हाल में देखकर मुझे उनकी असलियत का पता चल गया। पापा और बुआ इतने नीचे गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मोहिनी जी अभी भी आदित्य को गौर से देखे जा रही थी। आदित्य उन्हें एक कमरे में लेकर गया जहाँ पर मोहिनी जी की तस्वीर लगी हुई थी। यह सब देखकर मोहिनी जी की आंखें नम हो गईं और आदित्य को गले से लगा लेती हैं। पिंटू तू मेरा छोटा सा पिंटू है। यह कहकर मोहिनी जी रोने लगी और फिर कहने लगी, किसने सोचा था कि अर्चना मुझे यूँ छोड़कर जाएगी और मैं बरसों बाद अपने पिंटू से मिलूंगी और वह भी ऐसी हालत में। पिंटू मैंने न जाने कितने लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। शायद तुझसे ही मिलना आज मुझे लिखा था इसीलिए और किसी ने मदद नहीं की। दादी अब आप चिंता मत कीजिए, बुआ और पापा को मैं सबक सिखाऊंगा। आप तो बस अब आराम से रहिए, यह आपका ही घर है। क्या सच में बेटा? हाँ दादी, बाहर जो आपके नाम का बोर्ड लगा था वह बंगला मैंने आपके नाम से ही लिया है। दादाजी की बड़ी इच्छा थी ना कि वह आपको आपकी 25वीं शादी की सालगिरह पर एक ऐसा ही बड़ा सा खूबसूरत घर भेंट करें, लेकिन दादाजी तो वक्त से पहले ही हमारा साथ छोड़कर चले गए। सामने हॉल पर रखी एक लड़की की तस्वीर को देखकर मोहिनी जी चौंकते हुए बोली, बेटा यह किसकी फ़ोटो है? आदित्य बोला, दादी यह आपकी पोता बहू है। अभी कुछ दिनों से काम के सिलसिले में बाहर गई हुई है, जल्दी ही लौट कर आएगी, तब आपको मिलवाता हूँ। अब आप आराम से रहिए। इतना कहकर आदित्य कुछ काम के सिलसिले में गांव आया था, क्योंकि दादी के साथ जो उसके पापा और बुआ ने किया था उन सबको सबक भी तो सिखाना था। आदित्य के जाते ही काजल वहां पहुंच जाती है और मोहिनी जी को घर में देखकर उसके आंखें चढ़ जाती हैं।
ए बुढ़िया, इस घर में क्या कर रही है? तो मोहिनी जी बोली, बेटा मैं तेरी दादी सास हूँ। अरे आदित्य की दादी तो कब की मर चुकी हैं, फिर दादी सास कहाँ से आ गई? चल निकल यहाँ से। वहाँ के नौकर बोले, पर मैडम यह सच में आदित्य बाबा की दादी हैं। बाबा हमें दादी की पूरी देखभाल करने के लिए कहकर गए हैं। चुप करो तुम लोग और जाकर चुपचाप अपना काम करो। काजल ने मोहिनी जी की एक न सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मोहिनी जी बेचारी उस अनजान शहर में कहाँ जाती, वही गली मोहल्ले में सुबह शाम भीख मांगकर अपना गुजारा करती और रात में बंगले के बाहर आकर बैठ जाती और बस सड़क की ओर अपने पोते को निहारती रहती। लेकिन आदित्य वहाँ अपनी बुआ और पापा को सबक सिखाने के चक्कर में लगा रहा। उसने सोचा था कि काजल तो अभी 15 दिन बाद आएगी, तब लौटकर उसे सरप्राइज़ दूंगा और दादी का ख्याल वहाँ नौकर आराम से रख रहे होंगे, इसलिए उसे दादी की कोई चिंता ही नहीं थी। पर उसे कहाँ पता था कि मोहिनी जी आज करोड़ों की मालकिन होकर भी एक भिखारी की तरह भीख मांगकर अपना पेट भर रही थीं। नौकरों से आदित्य को कुछ भी बताने के लिए काजल ने मना कर दिया था, लेकिन जब सारे कागजात की कार्रवाई पूरी करके आदित्य वापस शहर पहुंचा, तो अपनी दादी को भीख मांगता देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहिनी रोने लगी और जब सच्चाई बता दी, काजल को सामने देखते ही एक जोरदार का तमाचा आदित्य ने उसके गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी के साथ ऐसा करने की? काजल यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, आदित्य, पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी दादी तो कब की मर चुकी हैं। हाँ कहा था, लेकिन मुझे भी अभी पता चला है। लेकिन दादी मेरी हो या किसी और की, इंसान के अंदर इतनी इंसानियत तो होनी ही चाहिए या नहीं? और मैं यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी दादी के साथ ऐसा करे। अगर तुम्हें मेरी दादी से कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे कारण अपनी दादी का साथ नहीं छोड़ सकता। अरे अपनी दादी के कारण मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, तो फिर तुम्हें छोड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। काजल ने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली और मोहिनी जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मोहिनी जी ने भी काजल को माफ़ कर दिया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगले दिन आदित्य वापस गांव के घर आ जाता है और अपने पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। यह देखकर उसके माता पिता बड़े खुश होते हैं कि उनका बेटा उनके पास लौटकर आ ही गया। पर एक दिन आदित्य बैठा अपना फ़ोन चला रहा था और उसके पापा टीवी देख रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। जब आदित्य के पापा देखते हैं तो वह एक कोरियर वाला है, एक लिफाफा लिए खड़ा होता है। आदित्य के पापा शिखर लिफाफा लेकर देखते हैं तो वह तुरंत किसी को फ़ोन करते हैं। आदित्य यह सब कुछ खामोशी से देख रहा होता है और ऐसे जताता है कि उसका ध्यान कहीं और है। हेलो अर्चना, गजब हो गया, माँ को ढूंढना पड़ेगा, तुम जल्दी घर आओ। थोड़ी देर बाद ही अर्चना आ जाती है। अर्चना को देखकर शिखर अपने कमरे में जाता है। आदित्य भी चुपके से उनकी बात सुनने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। अर्चना माँ के नाम पर 50 लाख की पॉलिसी आई हुई है, पर वह अपनाने के लिए उनके दस्तखत चाहिए होंगे, क्योंकि माँ पहले मेरे साथ रहती थी, इसलिए मेरे पते पर यह लिफाफा आया। शिखर ने कहा, 50 लाख पर माँ को कहाँ ढूंढेंगे, और ढूंढ भी लिया
तो लोगों को क्या कहेंगे। उनके साथ जो व्यवहार कर चुके हैं हम लोग। अर्चना ने कहा, तुम्हें लोगों की पड़ी है, मुझे तो बस पैसों की खुशबू आ रही है। एक बार वह बुढ़िया मिल जाए फिर तो कुछ भी कह देंगे लोगों को। शिखर ने कहा, पर इतने अत्याचार के बाद क्या वह पैसे हमें देंगी? अर्चना ने कहा, बिल्कुल नहीं देंगी, पर हमें भी तो आता है उनसे पैसे कैसे लेना है। यह कहकर शिखर और अर्चना हंसने लगे। ठीक है भैया, पर अब उन्हें ढूंढे कहाँ? आदित्य यह सब सुनकर मोहिनी जी को जानबूझकर शिखर के सामने लाकर खड़ा कर देता है और यह सब ऐसे दिखाता है कि यह इत्तेफाक था। शिखर अपनी माँ को देखकर खुशी से उछल पड़ता है और उन्हें बड़े प्यार से घर ले आता है। फिर अर्चना को यह खुशखबरी देता है। अर्चना दौड़ती हुई घर आती है और माँ को गले लगाकर कहती है, कहाँ चली गई थी माँ आप? मोहिनी जी को तो यह सब पहले से ही पता था, आदित्य की चाल, इसलिए वह खामोश यह सारा नाटक देख रही थी। शिखर की पत्नी शांति, अर्चना और उसका पति सोमेश सब खड़े थे। फिर शिखर कहता है, माँ हमें तो लगा था आप। छोड़ो, आपको सामने देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ, अपनी खोई हुई माँ को सामने देखकर किसे अच्छा नहीं लगेगा, अर्चना ने कहा। फिर शिखर कहता है, माँ आपको कल बैंक चलकर एक कागजात पर दस्तखत करने होंगे। कौन से कागजात? मेरी पॉलिसी वाले? तुम लोगों के इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। मोहिनी जी ने कहा, हाँ हमारी गलती है जो आपसे इतने अच्छे तरीके से पैसा मांग रहे हैं। हमें तो पता ही है कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। चुपचाप साइन कर दे वरना। शिखर और अर्चना ने कहा और उठकर खड़े हुए। मोहिनी जी पर हाथ उठाने, बस पापा बस, बहुत हुआ, बहुत चला लिया हाथ और घुसे, अब जेल में अपने हाथ पैर चलाना। दादी हमें इनका कबूलनामा मिल गया है। दादी अब आप सुकून से रह पाएंगी। आपको ज़रा भी तकलीफ़ पहुंचाई इन लोगों ने तो इनका पूरा वीडियो इन्हें जेल भेजने के लिए काफ़ी होगा। शिखर ने कहा, यह सब क्या है आदित्य? और अपने पापा और बुआ से कैसे बात कर रहे हो? बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है यह तो आपसे ही सीखा है ना पापा। यह तो शुक्र मनाइए कि आप लोगों की तरह मैं आप पर हाथ नहीं उठा रहा। आदित्य के यह कहते ही शिखर उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी आदित्य शिखर का हाथ पकड़ लेता है। बस बहुत हो गया पापा, अब या तो आप दादी को पूरे सम्मान के साथ दादी की पूरी ज़मीन जायदाद वापस करेंगे या फिर जेल में रहना पसंद करेंगे, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। और बुआ आप कहाँ चलीं? आप भी दादी को परेशान करने में बराबर की हिस्सेदार हैं, तो आपकी सज़ा यह है कि आप आज के बाद कभी भी दादी से मिलने की कोशिश मत करना। शिखर ने डर की वजह से सब कुछ वापस कर दिया और सड़क के किनारे एक झुग्गी डालकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा था। तो उधर मोहिनी जी आराम से अपने बंगले में अपने पोते और उसकी पत्नी के साथ सुकून की ज़िंदगी बिता रहे थे। एक दिन मोहिनी जी बोली, आदित्य बेटा, पता नहीं तो मेरे ही पुण्य का फल है, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया है और भगवान सचमुच है। मोहिनी जी कहते कहते रोने लगी तो काजल और आदित्य ने दादी को गले से लगा लिया। शिखर और अर्चना ने कई बार मोहिनी जी से मिलने की कोशिश की, मगर आदित्य ने अपने घर के नौकरों से साफ हिदायत दे रखी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर घर के अंदर ना आने दिया जाए। कमेंट करके बताइए
कि क्या आदित्य ने सही फैसला लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिश सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।